हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। ठीक है। सो यस, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था वो सब चीज़ें, है ना। तो वाली वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बिकॉज उसमें जो ये वाला चैप्टर वाला पूरा चैप्टर है, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, वो मैं लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आपको, वो था हमारा वो था, एक सेकेंड, एक था हम लोगों का बैलेंस्ड इक्वेशन और एक था हम लोगों का टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है ना, ये पूरे चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपको गलती से भी नहीं छोड़नी है, चाहे आप पूरा चैप्टर छोड़ दो, लेकिन ये दो चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फाइन। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको पढ़ना ही है, फाइन। ओके, तो अभी हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ये भी देखा था, एक सेकेंड, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखा था हमने, जिसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो हमारी हीट होती है वो रिलीज़ होती है, वो रिलीज़ हो जाती है, और जो एंडोथर्मिक में एंट्रेंस होता है हीट का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। एंडोथर्मिक में हमेशा याद रखना, एंडोथर्मिक की अगर बात की जाए, जब भी हम लोगों की एंडोथर्मिक की बात की जाती है, तो एंडोथर्मिक हमेशा प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट वाला क्या बोलते हैं, इसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देखो एंडोथर्मिक का हमेशा हीट जो रहेगी वो रिएक्टेंट में रहेगी, मतलब LHS में रहेगी हीट। और ये एंडोथर्मिक की बात है, एंडो। ठीक है, और अगर एक्सोथर्मिक में होगा तो वो हमेशा प्रोडक्ट के पास रहेगी। ठीक है, ये मुझे बात ध्यान रखना है आपको, ट्रिक है। तो ये जो हीट है हमेशा वो प्रोडक्ट के पास रहेगी, प्रोडक्ट मतलब RHS, और ये है एक्सो। ठीक है, आप लोग अपने बुक में लिखते जाना ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं वाले रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। देखो कभी कभार क्या होता है कि जो समझ लो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही बड़ा पीस है फ्लोर का। फ्लोर मतलब जो हमारी ज़मीन होती है, ये मेरे पास बहुत ही बड़ा फ्लोर है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास वही फ्लोर के पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स। मतलब अगर मैं इसको ये वाले फ्लोर को तोड़ दूँगी तो इस तरीके से जो ये पार्टिकल्स बन जाएंगे ना, मेरे पास वो हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, कौन से वाले पार्टिकल्स जल्दी मतलब फास्ट रिएक्ट करेंगे रिएक्शन में? दोनों में से कौन सा ज़्यादा, जैसे ये है पूरा अक्खा फ्लोर जो है वो पूरे बना हुआ है, मतलब पूरा ऐसा है, लेकिन इसी को ही हम लोग अगर तोड़ देंगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा वाला जल्दी उठेगा? तो यस, इसका आंसर है ये वाला, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एवरी सब्सटेंस इज़ डिफरेंट। मतलब अगर आप लोग बड़ी पीसीज लोगे तो वो ज़्यादा देर लगेगा उसको क्या डिकम्पोज होने में, उसको टूटने में, ब्रेक होने में। ओके, और लेकिन अगर आप इस तरीके से स्मॉलर पार्टिकल्स लोगे तो उससे क्या होगा, वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया, समझ में आया आपको? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, इन शॉर्ट दैट while some of the things require long time for completion of the reaction and some takes slow, some takes faster reactions। ठीक है, तो इसको ही हम लोगों को बोलते हैं it means that the rate of different reactions is different। ठीक है, उसके बाद जो है तो हम लोग एक और एक एग्जांपल समझते हैं। यही चीज़ समझ लो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक मिल्क की बॉटल है।
ठीक है। मिल्क की बॉटल लग रही नहीं है बिल्कुल भी, टेस्ट ट्यूब लग रही है। ओके, ओके, यहाँ पर मेरे पास है मिल्क की बॉटल। तो इसी को ही मैं अगर कर्ड में मुझे अगर करना है, कर्ड मतलब मुझे इसका कर्ड बनाना है, ठीक है। इसी मिल्क का मुझे अगर कर्ड बनाना है तो ये बन जाएगा। बट अगर हम लोगों का सेटिंग फॉर कर्ड इज़ हायर, जो हमारी दही है वो हाई जल्दी कम जमती है समर के टाइम पे। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको पार्ट 2 में दिखाया था कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है, ये रिवर्सेबल है। तो ये जो मिल्क का जो कन्वर्जन हो रहा है कर्ड में, वो जल्दी कब होता है, समर के सीज़न में। और यही चीज़ अगर आप करना चाहो मतलब मिल्क को कर्ड में, तो वो क्या होगा, वेट यहाँ पर मैं इरेज़र ढूंढ रही हूँ। ओके, तो क्या होगा ना, हायर से लो हो जाएगा, मतलब क्या, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कब होगा, हमारे विंटर सीज़न में, ठीक है, ठंडी के सीज़न में, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क जब कर्ड में बदलेगा तो विंटर में ये काफ़ी धीरे रिएक्शन होता है। मतलब क्या, विंटर में हमारा रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया, और समर में हमारा रिएक्शन फास्ट हो गया। जिससे हम लोग को समझ में आया द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स और द टेम्परेचर और अ प्रेशर। अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स मतलब क्या, कुछ चीज़ें जो हमारे रिएक्शन को या तो ख़राब करती हैं या तो वो फास्ट करती है, स्लो करती है, इस तरीके की कुछ चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। फाइन, देखो, एक होता है नेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मतलब कितनी बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम प्लस जिंक, मतलब एल्यूमिनियम का हम लोग अगर रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोजन के साथ, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ और जिंक का भी करेंगे HCl के साथ, तो जल्दी जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा ना, वो होगा एल्यूमिनियम का। अब हम लोगों को इससे ये समझ में आया कि इससे ज़्यादा जल्दी फास्टर हुआ है और जो जिंक का है वो स्लो हुआ है, मतलब स्लोली रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो मतलब इससे ये समझ में आया कि AL क्या है, यहाँ पे देखना, जो AL है हम लोगों का वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब वो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन व्हाट, जिंक, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर दोनों रिएक्शन को हमने करा लेकिन जल्दी जो रिएक्शन हो रहा है वो AL में हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम में हो रहा है, तो इससे समझ में आया कि ZN से ज़्यादा मतलब जिंक से ज़्यादा हम लोगों का एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये हम लोग की हो गई बात नेचर की। फिर है साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो जितने छोटे, मतलब क्या है, स्मॉलर द साइज़ of the reactant particles, higher is the rate of reaction, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया
कि जितने जितने स्मॉलर पार्टिकल होंगे, जैसे मैं आपको मार्बल का एग्जांपल दिया था, ये है मेरी मार्बल और ये है वही मार्बल के यहाँ पर इस तरीके थोड़े थोड़े स्मॉल पीसेस हैं। तो इन दोनों में से जल्दी रिएक्शन जो होगा हम लोगों का वो इसमें होगा, बिकॉज स्मॉलर द साइज़ ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब मैंने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ है, वो वाली वीडियो देख सकते हैं आप जाकर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मतलब LHS में होगा। ठीक है, तो जो भी जो केमिकल जो टेक प्लेस करते हैं रिएक्शन में, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे हम लोगों की इस तरीके से रिएक्शन में, उतने ही जल्दी हम लोगों का रिएक्शन होगा। वरना अगर इतने बड़े पार्टिकल को हम लोग रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोगों का जो रिएक्शन है वो स्लोली होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है हम लोगों का साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है यहाँ पर है, अगर हम लोगों के पास दो चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास HCl है और HCl है, लेकिन ये जो है ये डाइल्यूटेड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड। तो इन दोनों को अगर हम लोग किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों में से फास्टर जो होगा हम लोगों का वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिकॉज ये इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यहाँ पर ये गलत साइन है, रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर कि अगर दोनों को हम लोग यूज़ करेंगे तो फास्टर विच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस फास्टर, सो द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच इज़ poured in the chemical reaction, it will takes place faster compared to diluted one. What is diluted? तो व्हाट इज़ डाइल्यूटेड मतलब यहाँ पर किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ में, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर चीज़ में थोड़ा सा पानी मिक्स करना, यहाँ पर इस तरीके से कुछ पानी मिक्स कर उसको डिज़ोल्व करना। ठीक है, तो ये चीज़ बनती है पानी से, उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसका मतलब होता है प्योर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। तो यही होता है हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बस यही है इसमें भी चीज़। इसमें क्या है, हम लोगों ने जब देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम लोगों ने एक लाइम वाला स्टोन का भी करा था, CaCO3 वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या है, लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइमस्टोन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग किसी की चीज़ को हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जो अभी हम लोग हीट देते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। ओके, वेन एवर वी हीट अ सब्सटेंस द टेम्परेचर increases and therefore the rate of the reaction also increases, because the rate of reaction also depends upon the temperature of the reactant. ओके, समझ में आ सबको, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन में क्या बताया जाता है कि जब भी नाम जो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया जाता है तो जो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले फाइनली कैटालिस्ट के बारे में। अब ये चीज़ क्या है, आपके लिए बहुत नहीं होगी बट बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है ना, catalyst is a substance which increases the rate of reaction without any chemical change.
सिंपल बात है। कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे समझ लो यहाँ पर मेरे पास है एक KClO3 पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब हम लोग इसको हीट देंगे तो क्या होगा ना, ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, इसमें ना हम लोगों को कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जिसके मदद से हम लोग इसका जो रिएक्शन है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली इसमें कि द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, व्हाट इंक्रीजेज, ठीक है। सब्सटेंस से क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। समझ में आ गई सबको इतनी बात। तो अभी हम लोगों के फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डन। अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें पता है क्या होता है आप लोगों को, जब भी द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स combines with ऑक्सीजन और ठीक है, एंड नहीं है, और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, क्या होता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द रिएक्टेंट combines with ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का रिडक्शन में उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट combines with ऑक्सीजन, सॉरी कंबाइन नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, कंबाइंस विद क्या, हाइड्रोजन, और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन को ले लेता है और या तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है अपने अंदर से, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गई सबको, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जांपल है 2Mg+O हम लोगों को देता है 2MgO। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो आ रहा है हम लोगों के पास, रिलीज नहीं हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है, तो यही बोलते हैं हम लोग इसको ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो C+O2 गिव्स अस CO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें O जो है वो प्लस होकर एक साथ आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, एक साथ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन में आपको एक और एक चीज़ देखनी है, डेफिनेशन में क्या था कि इफ़ अ रिएक्टेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो वो भी देख लेते हैं कि अगर वो, जैसे देखो यहाँ पर MgH2 में क्या हो रहा है ना, जो हमारा Mg है वो एक हो रहा है और H2 जो है वो रिलीज़ हो जा रहा है।
तो इसमें जो गैस है वो रिलीज हो रही है, तो इसमें वो हट रही है। फाइन, तो इसको अभी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल बात है। उसके बाद अगर रिडक्शन देखने का है तो रिडक्शन में क्या होता है ना, ऐसी चीज़ होती है बस जो हमारा ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और हाइड्रोजन हमारे पास हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यस मैं अभी अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है आई गेस। ओके, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग देखने वाले हैं एक चीज़ के बारे में। ओके, तो हम लोग एक चीज़ काम करते कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोगों का लास्ट वाला टॉपिक बाकी रहेगा पार्ट 4 में, कोरोजन और रेंसिडिटी का। तो हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं कि अगर ऐसा बताओ मैम कि अगर ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होंगे, क्या होंगे, एक साथ, मतलब क्या इसका कि अगर हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आएंगे, मतलब एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अब हम लोग इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मतलब अगर दोनों चीज़ एक साथ आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देख लो। ठीक है, फाइन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और जो सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो व्हेन इट ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, एक भी चीज़ आपको भूलने नहीं दूंगी मैं, ऐसा पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ जब चीज़ें होती हैं या तो हाइड्रोजन भी लूज हो जाता है, तो इस तरीके से हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कंबाइंस, फिर हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन का देखा था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखो पहले क्या देखा था, हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पूरा रिकैप किया था। फाइन, इसका हम लोगों ने पूरा रिकैप किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है जब हम लोगों के पास एक अक्खी चीज़ होती है और एक थोड़ी सी बड़ी चीज़ होती है, मतलब सॉरी पीसी हुई चीज़ होती है, उसी चीज़ का जो ब्रेक हो जाती है वो चीज़। ठीक है, तो उसमें उसके बाद हम लोगों ने देखा था मिल्क का एग्जांपल लिया था कि जो मिल्क है, जो हम लोगों का दूध होता है, वो जब दही में बदलता है ना, तो जब ठंडी होती है तो वो बहुत टाइम लेता है दही में बदलने के लिए, और जब वो गर्मी होती है तो फटाफट दही बन जाता है। समझ में आया? तो उसको ही हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर वाला भी आ गया, फैक्टर अफेक्टिंग वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक वो देखा था कि AL इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, हम लोगों ने वाला एग्जांपल्स देखे थे। फिर स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्शन पार्टिकल्स हायर द रेट ऑफ द रिएक्शन भी देख लिया था हम लोगों ने इस तरीके से। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। कैटालिस्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट एनी केमिकल चेंज। ठीक है, ये बेचारा बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये ना ही खुद को लाइक ये यूज़, मतलब ये बहुत अच्छी यूज़ में आती है। कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो काम करती है और अपने पैसे भी नहीं लेती। समझ में आ गई बात? मतलब क्या है, वो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन करती है लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं करती, मतलब वो बस एक काम करती है कि वो जो हमारा रिएक्शन का जो होता है ना, स्पीड जो होती है उसको बढ़ाती है। ठीक है, कैटालिस्ट ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन सब पढ़ लिया है। तो यस, थैंक यू वेरी मच for watching this video till the end. Bye bye, take care and have a very good day ahead.